नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की। दरअसल होम लोन लेना एक बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस लोन का पैसा वक्त पर चुकाना बहुत बड़ी बात है। लोन चुकाने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि मूलधन से अधिक हमें ब्याज चुकाना पड़ता है। कई लोग मूलधन और ब्याज के जंजाल में ऐसे फंसते हैं कि लोन चुका नहीं पाते हैं और वे बैंकों के लिए डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्रेडिट स्कोर हमेशा के लिए खराब हो जाता है ऐसे लोगों का, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उधार लेना हो तो बैंक भी बैरंग वापस लौटा देते हैं। इसलिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो ये आसानी से चुक भी जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम होम लोन से जुड़ी जो सारी बातें हैं उसको हम जानेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं दक्षिता दास जी, जो कि पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की, और साथ ही साथ पूर्व अतिरिक्त सचिव भी रह चुकी हैं वित्त मंत्रालय में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और दक्षिता मैम, सबसे पहले तो यही कि जो होम लोन, हम ये सभी जानते हैं कि जो भी लोग आजकल हैं वो सभी किसी न किसी तरीके से होम लोन लिए हुए हैं। अपने एक आशियाने को बनाने के लिए तमाम बैंकों से वो ले चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जो लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम इस ब्याज को, जो इंटरेस्ट काफ़ी लगता है, उससे मुक्त हो जाएं, क्या कुछ वो तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए जो लोग भी होम लोन लिए हैं वो इस ब्याज के जंजाल से मुक्त हो सके? बात तो यह है कि आपने बहुत ही एक सुंदर शब्द का उपयोग किया है, आशियाना। हमारे लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है जब हम मकान खरीदते हैं। और जाहिर सी बात है, जो आपका मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके पास इतनी वो नहीं होती है कि वो इमीडिएटली जो है पूरे पैसे से एक मकान खरीदिए। इसलिए उसको बैंक की तरफ जाना पड़ता है लोन के लिए। परंतु भारत में बहुत ज्यादा ऑप्शंस एक तरीके से अवेलेबल हैं जिसको कि आदमी को एक्सप्लोर करना चाहिए, किसी भी इंसान को जो कि होम लोन लेने के लिए आगे बढ़ रहा हो। जी। पहली बात तो यह है कि बैंकों के अलावा कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और क्रेडिट कंपनीज भी होम लोन देने लगी हैं। उससे ये फायदा है कि आपको कई आप अपनी तुलना कर सकते हैं, जो कि नेट पर भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, कि कौन से रेट पर आप लेंगे अपना लोन। अब आज की तारीख में अगर आप देखें, कोई कंपनी आपसे 7.85% ले रही है, कोई आपसे 8.5% ले रही है, कोई आपसे 9.15% ले रही है, कोई ले रही है 9.40%। तो एक तरीके से सोचिए कि जो बाजार में जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही वेरिएबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो बेहतर ये होगा कि जो भी इंसान ले रहा हो वो थोड़ा सा अपना शांति से थोड़ा वक्त निकाले ये देखने के लिए कि कौन सी उसको इंटरेस्ट रेट सूट कर रहा है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, मैं तो हमेशा मानती हूँ कि जो आपका जान पहचान का या आपका एक कोई विशेष जिसको कहते हैं बगल वाला कोई संस्था हो जो कि आपको लोन दे पाए, ताकि आप बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। जी। तो आप जाएं, अपना स्टडी करें। और एक चीज असीम जी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि लोन लेते वक्त हमको कई किस्म के जो अंग्रेजी में कहते हैं हिडन कॉस्ट जाते हैं, उनसे हमको थोड़ा बच कर रहना चाहिए। ऐसे में दक्षिता मैम, बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि जब वो 20 लाख या 22 लाख या 25 लाख 30 लाख का जब वो लोन लेना चाह रहे हैं, होम लोन, ऐसे में जो टेन्योर है, जो अवधि है, वो कितनी... मेरी आवाज पहुंच पा रही है मैम? हाँ हाँ, अब पहुंच रही। मैम, ये बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि जब वो होम लेने के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं जब किसी बैंक में, तो जो टेन्योर होता है, जिस टेन्योर के लिए वो चाहते हैं कि लोन लें, वो कैसे कैलकुलेट करें कि वो 15 साल के लिए लें, 10 साल के लिए लें, 20 साल के लिए लें, या फिर 25-30 साल के लिए? उसके लिए क्या कुछ पैरामीटर्स, कैसे वो तय करें कि कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए वो लोन ले सकते हैं? जाहिर सी बात है, आपकी कैपेसिटी पर वो निर्धारित है।
अगर आप एक रेगुलर आपके पास इनकम है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि आपका सैलरी क्लास हुआ, जैसे आपका गवर्नमेंट या सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं में आप हैं, आपको मालूम है कि आपको कुछ साल तक एक रेगुलर आपके पास आमदनी आने वाली है। परेशानी वहां आती है जहां आपके पास आय का रेगुलर सोर्स नहीं है, और दूसरा ये है कि आपके पास अपने खाते में भी कुछ बचत नहीं है। क्योंकि ये मानकर चलिए कि अगर आपकी एक भी किश्त नहीं पहुंची टाइम पर तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो ठीक है। इसलिए मैं तो हमेशा ये लोगों को राय दूंगी कि पहले अपने घर में देखिए कि आपके पास किस हद तक आपके बैंक में पैसा है, और जितना आप छोटे दौर का लोन लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये ना भूलिए कि जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मैम इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमल जी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। कमल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम नमस्कार, कमल बात कर रहा था। जी पूछिए कमल। हाँ नमस्कार मैम, कमल बात कर रहा था। मैम सुन पा रही हैं आप आवाज कमल जी की? कमल जी की आवाज। जी जी बोलिए, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली DMI हाउसिंग से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार मैंने अपना घर फाइनेंस कराया है। तो मुझे एक्चुअली BT के बारे में पूछना है, अगर मैं BT कराता हूँ और किस हिसाब से मुझे BT करानी चाहिए उनसे, क्योंकि बैंक आजकल BT कराने के लिए अलग अलग अमाउंट मांगता है कि हम ये अमाउंट लेंगे तो आपकी BT करा देंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा देंगे। तो इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी थी मैम आपसे। असीम जी, इनका प्रश्न आप दोबारा एक बारी मुझे बता दें। मुझे लगता है कमल जी आपने ये सवाल पूछा है कि अगर आप एक बैंक से आपने जो लोन लिया है उसको आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं जो कि कम इंटरेस्ट पे आपको देना चाह रहा है। मैम मुझे लगता है यही सवाल है इनका। अच्छा, नहीं तो वो ट्रांसफर पर तो एक हिडन कॉस्ट आएगा ही ना आपका। आपको ये निर्णय लोन लेने से पहले करना चाहिए। देखिए, दो किस्म के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। और वो आप बड़ा क्लियरली उस दौरान जब आप लोन लेना जा रहे हैं उस समय आप देख लीजिए कि आपका फिक्स रेट होगा या फ्लोटिंग रेट होगा, और वो आम नीति पर निर्धारित होता है। जैसे आजकल हमको सभी को मालूम है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो जो लोग और हमें जो विशेषज्ञों से चर्चा के दौरान पता चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो जो आज की तारीख में लोन लेना जा रहे हैं उनको ये सोचकर जाना चाहिए कि हाँ भाई, हमें थोड़ा सा वक्त लेकर हम लोन लें। नहीं ऐसे मैम बढ़िया कौन सा होगा, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेना चाह रहा है तो वो फ्लेक्सिबल ऑप्शन को चूज करे या फिर जो फिक्स है उसको चूज करे? मुश्किल प्रश्न है, लेकिन जहां पर आपका लो इंटरेस्ट चल रहा हो, जो कि कहने के लिए आने वाले दिनों में होने वाला है, उस समय अगर आप फिक्स हो जाएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन मैम तो रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। देखिए, आप कभी भी सबसे नीचे वाले रेट पर कभी नहीं पहुंचेंगे, परंतु ये हो जाएगा कि अगर आप फिक्स हो जाएंगे उस पर, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि रेट बहुत बढ़ा है। तो जो फ्लेक्सिबल रेट में है वो काफी उनको काफी अपनी फिर व्यक्तिगत आमदनी को टटोलना पड़ता है। परंतु ये बात है कि बाजार में कितने आपके बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का ऑप्शन दे रही है। इसीलिए फ्लोटिंग रेट कहने का मतलब मैम ये हुआ कि अगर बैंक या रिजर्व बैंक की तरफ से जब रेपो रेट कम होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके EMI पर भी पड़ेगा बैंक की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। और जब आप फिक्स होते हैं तो उस जो चेंजेस होते हैं रेपो रेट, उसका इम्पैक्ट आपके EMI पर नहीं पड़ेगा। हाँ जी, उस पर आप पर असर आएगा, लेकिन ये कहना कि कौन सा रेट आपका सबसे कम होने वाला है, उस पर जो है आपको जो होम लोन ले रहा है उसको थोड़ा सा तो मार्केट एनालिसिस करनी पड़ेगी। देखिए, केवल होम लोन असीम जी नहीं होता है, इसमें कई हिडन कॉस्ट भी होती हैं। एक तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है, वो डाउन पेमेंट आपकी व्यक्तिगत सेविंग से आता है, और किस प्रतिशत का होगा, क्योंकि भारत की नीति के हिसाब से 80% से ऊपर आपको होम लोन नहीं मिलता है। 80 भी बहुत ही कम लोगों को मिलता है। उसके ऊपर आपका प्रोसेसिंग फीस होती है, आपकी लीगल फीस होती है, कई किस्म के हिडन कॉस्ट होते हैं।
और मानकर चलिए कि ये जो हिडन कॉस्ट होते हैं इसमें आपका जीएसटी भी लगता है। तो इसीलिए मेरी तो राय ये है कि जो भी होम लोन लेने जा रहा है उसको बहुत ही गौर से थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ जा रहा है और इसमें ओवरऑल उसके लिए क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जो आप कह रहे हैं वो बात एक तरफ की कॉस्ट की है कि लंबे टेन्योर का लो तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, या अगर आप फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग होंगे तब आपका अस्थिरता रहेगी कि कितना जा रहा है। परंतु मेन बात यह भी है कि आपको इस बात से थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि आपको जाते वक्त केवल लोन का अमाउंट नहीं मिलने वाला है, आपकी जेब से कुछ पैसा जाता होता है। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं मैम। हमारे साथ सुशील कुमार जी हैं जो कि बिहार के औरंगाबाद से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सवाल। सर पूछ रहे हैं कि हमको लोन चाहिए 10 लाख का। सर 10 लाख का लोन चाहिए पोल्ट्री फार्म पे। नहीं सर 10 लाख का लोन चाहिए पोल्ट्री फार्म पे। सुशील जी, आज जो मेरा ये प्रोग्राम है वो होम लोन पे है। तो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि 10 लाख का लोन चाहिए पोल्ट्री फार्म पे, तो वही अभी नंबर देखे तो हम सर आपसे सहयोग लेना चाहते थे। ठीक है ठीक है, तो आप मैम ये अपने किसी निजी व्यवसाय के लिए ये लोन लेना चाह रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा प्रोसेस बता दें क्या हो सकता है। देखिए सुशील जी, पहली बात यह है कि होम लोन लेना और आपको किसी व्यवसाय के लिए लोन लेना दोनों में बहुत ही फर्क है। बिल्कुल। और होम लोन एक तरीके से बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है इस देश में, बहुत ही कई सालों से इसमें बहुत मेहनत गई है लोन देने वालों की, लोन लेने वालों की, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको मालूम है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपको पोल्ट्री फार्म का लोन लेना है तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग होगी। उसमें आपको अपने व्यक्तिगत बैंक के पास जाएंगे और आपको अपना क्रेडिट स्कोर और क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी लोन लेने। अच्छा दक्षिता मैम, एक और ये सवाल, जैसा कि मैं भी इससे दो चार हो रहा हूँ कि जिस रेट पे, जिस साल और जिस रेट पे मैंने बैंक से लोन लिया था, होम लोन लिया था, जब मैं उसको ऐप के थ्रू देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। जिस रेट पे मैं लिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन इसकी जानकारी मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बैंक की तरफ से नहीं दी गई है। ऐसे बहुत से कस्टमर्स होंगे, मुझे लगता है कि ये एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने जिस रेट पे लिया था आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले, उस रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और उसकी जानकारी बैंकों की तरफ से आपको नहीं दी जा रही है। ये बात बिल्कुल सही आपने फरमाई असीम जी। ये एक कस्टमर के लिए एक बहुत ही दुविधा की बात है कि उसको सूचना नहीं मिल रही है कि उसका रेट बढ़ गया है। देखिए ये मैंने, जैसे आपने भी चर्चा करी कि आपके जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत जो जो इम्पैक्ट आता है उसी के हिसाब से आपका जो होम लोन का रेट है उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन बैंकों को या आपकी जो लेंडिंग एजेंसी हैं जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो मानकर चलें कि जिसने होम लोन लिया है वो भी अखबार पढ़ रहा है, वो भी इतना बड़ा ज्ञानी है कि उसको मालूम है कि उसकी रेट क्या होने वाला है, वो सही नहीं है। तो यदि आपको वो नहीं मिल रहा, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है, ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। ठीक है। और अच्छा मैम, चूंकि बहुत से लोग इन तमाम चीज़ों से दो चार होते हैं अपने जीवन में, इसलिए मैं ये सवाल रख रहा हूँ कि कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर कुछ साल लोन लेने के बाद और उसको ईएमआई चुकाने के बाद अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा बैंक, कोई प्राइवेट बैंक या कोई गवर्नमेंट बैंक या कोई जो नॉन गवर्नमेंट इस तरह के जो बैंक्स हैं, वो अगर उन्हें कम रेट पे ऑफ़र कर रहा है, तो क्या वो अपने मौजूदा जो उनके प्रोवाइडर हैं, क्या उनसे वो स्विच कर सकते हैं? क्या पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी है? क्या पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी है, लेकिन वो महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी? अगेन दोबारा दोहराना चाह रही हूँ, आप केवल इंटरेस्ट रेट पर मत जाइए। आप पोर्टेबल करेंगे तो दूसरी भी जो संस्था होगी वो आपसे कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगी, कुछ ना कुछ तो वो लेगी आपसे, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत से टटोलना चाहिए। और एक बारी आप एक रेट में फंस गए हैं अपनी पहली वाली संस्था से, जैसे फ्लेक्सिबल रेट से,
तो फिर आपको आपका नेगोशिएशन का तो अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि एक ही संस्था से जुड़े रहें। ये मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। सही कह रहे एक ही आप संस्था से जुड़े रहें, परंतु जिस समय आप संस्था से जुड़ रहे हैं उस समय थोड़ा सा गौर फरमाएं। ठीक, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। टॉपिक ही ऐसा है कि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। हमारे साथ भगवान सिंह जी हैं जो कि यूपी के औरैया से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। भगवान जी, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार। क्या आपका सवाल है, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि सर होम लोन लेने के बाद अगर हम प्री पेमेंट करना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ, प्री पेमेंट तो कितने समय के बाद हम प्री पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा उनके हिडन चार्ज भी रहते हैं क्या? मैम। हाँ जी, देखिए, प्री पेमेंट तो मैंने स्वयं किया है। प्री पेमेंट तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो मानकर चलिए कि होम लोन लेना इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत टैक्स रिलीफ भी मिलता है जो कि माने रखता है। तो जब आप प्री पेमेंट करना चाहें तो ये ध्यान में रखें कि एक तरीके से आपका जो टैक्स का रिलीफ है वो भी कम हो जाएगा। तो आपने एक तो ये कहा कि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिए, जैसे मैंने बताया, मैंने खुद किया है। परंतु क्या हिडन चार्ज होगा वो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा उस पर निर्धारित है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर आप जाएंगे ओरिजिनल लोन लेने के लिए प्री पेमेंट से पहले, तभी आपके इतने चार्जेस हैं जो कि हर संस्था के अलग अलग हैं। तो अगर आप उसको ट्रांसफर करवाना चाहेंगे तब भी आपको गौर फरमाना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से चार्ज हैं जो कि आपको क्लोजर के समय आपको उनका भुगतान करना पड़ेगा, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। मानिएगा कि जब आप जाएंगे लोन लेने के लिए तब आपको बहुत सारे कागज साइन करने पड़ेंगे। बेहतर होगा कि आप उन कागजों का अध्ययन करें और तभी फोरक्लोजर करें। मैम, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल सोशल मीडिया पे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, आप जब होम लोन लेते हैं उसका जो EMI है, जो किस्त है, जो ब्याज है, वो आपको कई सालों तक देना पड़ जाता है, और कई बार तो जो आपने मूलधन लिया उससे कहीं ज़्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ जाता है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा कि आप किराए पे ही रहें, कम से कम उतने पैसे की बचत होगी और बहुत ज़्यादा आप इस जंजाल में नहीं फंसेंगे। आप चूँकि NHB की आप पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं मैम, क्या कहना है कि ये जो एक विचार है कि आप बजाय कि आप अपना घर खरीदें इस तरह के लोन लेके और 20-25 साल का लोन, बेहतर है कि आप किराए के घर पे रहें? वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, मतलब परिवार में भी मैं देख रही हूँ, वो भी इसकी तरफ आकर्षित हो रही है कि हम मकान क्यों खरीदें। पर अगर आपको किराए पर मिल जाए मकान तो बड़ी अच्छी बात है। बात तो ये है कि आपको किराए पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये जो आपका ये जो आप चर्चा सोशल मीडिया पर आ रही है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से आ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका मूवमेंट बेस्ड है। आज बेंगलोर में है, बेंगलोर में इधर है, बेंगलोर में उधर है, कल दिल्ली में है, परसों बॉम्बे में है। तो उसके लिए तो मकान खरीदना और एक बोझा लेना EMI का, वो जायज बात नहीं है। पर एक उम्र के बाद जब आदमी थोड़ा स्थिर हो जाता है तो मेरा तो विचार है मकान ले ही लेना चाहिए। ऐसे में देखिए मैम, अगला सवाल ये कि जब आपने एक बार होम लोन ले लिया, उसके बाद अगर आपकी इच्छा है कि मैं हर साल या हर महीने या हर 6 महीने में मैं इस सवाल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। जबलपुर से आप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी, सवाल पूछिए पटेल जी। सर मैंने LIC से होम लोन लिया है, उसका EMI बढ़वाना उचित रहेगा कि 6 महीने 4 महीने में इंस्टॉलमेंट जमा करना उचित रहेगा सर? मैम, ये इंस्टॉलमेंट वर्सेस जो टेन्योर है उनको लेकर ये सवाल है। नहीं तो एक बार ही इन्होंने लोन लिया है, जहां तक मैंने समझा इन्होंने किसी संस्था से लोन लिया है, तो उसका तो इंस्टॉलमेंट हर महीने उनको चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो उस पर ब्याज लगेगा इनका।
और जो संस्था है जिसने इनको लोन दिया है वो कुछ ही समय तक बर्दाश्त करेगी कि जब ये लोन नहीं चुकाएंगे, नहीं तो उसके बाद वो अपनी प्रक्रिया, देखिए जो लोन ले रहा है और जो लोन दे रहा है दोनों के बीच में एक तरीके से लीगल एग्रीमेंट है। बिल्कुल, ये हमको मानकर चलना चाहिए। जो भी होम लोन ले रहा है वो समझ जाए कि उसका किसी और के साथ एक किस्म का लीगल रिश्ता जुड़ गया है। इसका मतलब ये हुआ मैम कि हम अपने दर्शकों के समझ के लिए बता रहे हैं कि अगर आपने 20 साल का लोन लिया है तो 20 साल तक उस घर पे जो मालिकाना हक है वो आपका नहीं, बैंक का ही होगा, जब तक कि आप उसके सारे पैसे चुकता नहीं कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ही। और उसके लिए कई ऑप्शंस मार्केट में भी हैं कि भैया आपने मकान लिया है और उस पर आपको एक और लोन चाहिए, तो आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति पर है, कुछ लोग देते भी हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि जब तक आपने भुगतान नहीं किया है तब तक आप 100% हकदार नहीं है उस प्रॉपर्टी के। ऐसे में जो मैम ये इन्होंने सवाल पूछा कि टेन्योर को कम किया जाए या टेन्योर जितना है उसको रख के और हम जो ईएमआई दे रहे हैं उसमें और कुछ एडिशनल मनी हम ऐड करके देते जाएं, दोनों में से बेहतर कौन सा होगा? मेरे हिसाब से अगर आपके पास कैपेसिटी है और अगर आप इस मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, आपने अपना व्यक्तिगत आय को देख लिया है, अपने टैक्स इम्पैक्ट को देख लिया है, तो आप मेरे हिसाब से आप फोरक्लोजर ही करना है। इसलिए कि जो आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट है लोग चाहते हैं कि वो भी घटे और साथ साथ जो टेन्योर है उसमें भी कमी आए। हाँ देखिए असीम जी, एक तरीके से इतना लंबे दौरान का लोन बोझा बन जाता है। बिल्कुल, एक किसी भी इंसान के ऊपर एक बोझा सा है कि अरे भाई मेरी तनख्वाह से ये कट रहा है। कई लोगों का निकल जाता है पर कई लोगों का एक मानसिक बोझा, जैसे मैंने कहा। तो अगर आप वो बोझा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसको वो करिए, उसको। लेकिन दक्षता मैम, खुदा न खास्ता अगर जिस व्यक्ति ने लोन लिया, जिसके नाम पे लोन लिया गया है, जो अर्निंग पर्सन है, अगर खुदा न खास्ता उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में क्या होगा? बैंक की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? ऐसी बहुत ही शोचनीय परिस्थिति के लिए हम भारत में बहुत ही अच्छे एक प्रैक्टिस आ गई है कि जिस समय आप लोन ले रहे होते हैं बहुत सारी संस्थाएं आपको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ देती हैं, और इससे ये हो जाता है कि आपका एक कवर हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने कोविड के दौरान देखा, बहुत सारे लोगों को हादसों के कारण अपना किश्त जमा नहीं कर पाए, तो मकान का क्या होगा। और कई लोग आए भी मेरे पास कि हमने फला जगह से लोन लिया है, हम क्या करें, हम किश्त नहीं चुका पा रहे हैं, हमको 6 महीने की मोहलत मिल जाए। तो 6 महीने क्या, देखिए मैंने पहले ही कहा कि लीगल एग्रीमेंट है। तो इस हालात में यदि आपके पास एक ग्रुप इंश्योरेंस है और यदि इंसान जब अपनी व्यक्तिगत वित्तीय प्लानिंग कर रहा है अपने परिवार के लिए, और खासतौर से ऐसी स्थिति में जहां आप केवल एक इनकम वाले लोग हैं, तो एक आपको इंश्योरेंस कवर व्यक्तिगत लेना जरूरी पड़ जाता है, ताकि आपके परिवार को ये कष्ट ना देखना पड़े कि मकान भी जा रहा है और पैसे भी नहीं है घर में। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवर है। ठीक मैम, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, छपरा बिहार से हैं ऋतिक जी। ऋतिक जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। ओके सर, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। सर हम पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोन कोई लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मान के 10 लाख है, उस पर इंटरेस्ट 10% लग रहा है, तो जो मेरा ईएमआई जो पे होता है वो मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है या फिर धीरे धीरे ईएमआई जो घटते रहता है उस पे होता है, मतलब उस प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है? मान लीजिए अगर लास्ट टाइम मेरा लोन कंप्लीट होने को आया और पता चला कि हम लास्ट मंथ में भी हम जो ईएमआई पे कर रहे थे वो प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख पे कर रहे थे, मतलब क्या होता है उसमें? ऐसा तो होता है ना सर? दक्षता मैम। ऋतिक जी, आपने जब लोन लिया था तब जिस आदमी से आपकी बात हुई थी उसने आपको बताया होगा कि देखिए इन परिस्थितियों में आपके ऊपर क्या क्या जो लोन जिस संस्था ने दिया है उस पर क्या क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या क्या क्या आपके ऊपर ब्याज लगेंगे। तो ये एक तरीके से मानना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूं, पहले भी मैंने कहा था, जब भी आप होम लोन लें आप उस पर गौर करें कि आपका जो अग्रीमेंट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब आपकी एक संस्था के साथ ये अनुभव हुआ है, कई संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जहां अलग अनुभव हुआ है, तो मैं व्यक्तिगत उस पर तो आपके कुछ ज्ञान नहीं दे पाऊंगी।
परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो आने वाले लोन लेने वाले लोग हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि वो जी। पूरी ये सब चीजें पढ़ें। बिल्कुल, तो जब भी आप होम लोन लें, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज़ है, उसको आप बिल्कुल ही बारीकी से पढ़ें। उसमें क्या इंक्लूजन है, क्या उसमें एक्सक्लूड है, क्या, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो भी चेंजेस होंगे उसके बारे में आपको अवगत होता रहना पड़ेगा। मैम, समय इतना ही आज के इस कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एक बार फिर से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हमारे दर्शकों को जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने को। इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।